दोस्तों, क्या अमेरिका जीत कर भी हार गया है? यह सवाल आज मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, सबसे बड़ा डिफेंस बजट, सबसे एडवांस हथियार और साथ में इजराइल जैसा करीबी सहयोगी, फिर भी सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, क्या वो जीत नहीं पाया है और कैसे वो हार गया? दोस्तों, वीडियो को हम शुरू से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाले बटन दबाइए और आइए देखते हैं कि आखिरकार कैसे ईरान जीत गया और अमेरिका इतना पावरफुल होने के बाद भी हार गया। हम लोग वीडियो को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, 28 फरवरी 2026 की सुबह तेहरान में अचानक धमाके गूंजते हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर एक साथ कई ठिकाने पर हमला करते हैं और इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई की जान भी चली जाती है। उनके साथ कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मारे जाते हैं। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खुद सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि यह ईरान की जनता के लिए आज़ादी का सबसे बड़ा मौका है। नेतन्याहू कहते हैं कि यह असली शांति की शुरुआत है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है, क्या अब ईरान की सरकार गिर गई थी उस टाइम? तो दोस्तों, इसका भी जवाब आपको आगे मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? सरकार नहीं गिरती है दोस्तों। खामनेई के बेटे मुअत्तज़ बिन खामनेई कुछ ही दिनों में नए सर्वोच्च नेता बना दिए जाते हैं और सत्ता वहीं की वहीं रह जाती है। तो पहला झटका तो अमेरिका और इजराइल को यहीं मिल जाता है, क्योंकि जिस रीजन चेंज की उम्मीद अमेरिका ने जताई थी वो हो ही नहीं पाया। तो दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि फिर लड़ाई कितने दिन तक चली थी? तो जवाब दोस्तों आप सुनकर हिल जाएंगे। दोस्तों, यह लड़ाई पूरी 111 दिन चलती है। यह कोई 2-4 दिन की झड़प नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक लंबा, महंगा और खतरनाक युद्ध बन गया था। ईरान ने पीछे हटने के बजाय जवाबी हमला शुरू कर दिया, इजराइल पर मिसाइल दागना शुरू कर दिया, अमेरिका अड्डों को निशाना बनाया और सबसे बड़ा कदम उठाया, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये वही जलमार्ग था जहां से दुनिया का 20% हिस्सा तेल का गुजरता था। अब इसको बंद होने से नतीजा क्या हुआ आपको पता है? तेल की कीमत उछलकर $20 प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, शेयर बाजार जो है वो आपका हिचकिचाने लगा था। क्या ये वही नतीजा था जो अमेरिका चाहते थे? जवाब है बिल्कुल नहीं भाई। और दोस्तों, यहीं पर हम लोग मानवीय कीमत की बात करें तो यह युद्ध बहुत भारी पड़ गया। मानव अधिकार संगठन के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में हजारों लोगों की मौत हुई थी, जिनमें बड़ी संख्या में आम नागरिक भी थे। लेबनान में भी हजारों लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका के भी अपने 1 दर्जन से अधिक सैनिक मारे गए थे और एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका सरकार को युद्ध के समय करीब $50 अरब का खर्चा उनको झेलना पड़ा था। तो दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतना पैसा, इतनी जान, इतनी समय और इतना सब करने के बाद आखिरकार इन लोगों को हासिल क्या हुआ? इसका भी जवाब हम आपको आगे देंगे। फिर दोस्तों, 15 जून 2026 को खबर आती है अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद इसकी घोषणा करते हैं और बताते हैं कि कतर ने भी इस मध्यस्थता में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बाद स्विट्जरलैंड सामने आता है मेजबान के तौर पर और 19 जून को ब्रिगस्टन रिजॉर्ट में इस पर औपचारिक हस्ताक्षर होते हैं। तो जरा सोचिए, जिस देश पर अमेरिका ने अपनी फौज की पूरी ताकत झोंक दी थी, उसी के साथ बैठकर अब एक मेमोरिज्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रही है। क्या यह उस जंग का स्वाभाविक अंत था जिसका कल्पना अमेरिका ने नहीं किया था? तो दोस्तों, अब हम आते हैं इस डील के अंदर। यह डील कोई फाइनल पीस ट्रीट नहीं है, बल्कि एक फ्रेमवर्क है जिसके बाद 60 दिनों की बातचीत होगी ताकि बाकी मुद्दे को भी सुलझाया जा सके। इस फ्रेमवर्क में क्या है? तो दोस्तों, पहली बात यहाँ पर यह कही गई कि हर मोर्चे पर फौजी कार्रवाई अस्थायी रूप से जो है वह रोक देंगे, लेबनान को भी शामिल करते हुए। दूसरी बात यहाँ पर यह थी कि अमेरिका 30 दिनों के भीतर अपनी नौसेना घेराबंदी को हटाएगा और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज फिर से खोल दिया जाएगा। हालांकि इसका प्रबंध कैसे होगा यह ओमान और गल्फ देश के साथ बातचीत में तय होगा। दोस्तों, तीसरी बात यहाँ पर यह थी कि अमेरिका तुरंत ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादन के नियतों पर व्यवहार जारी करेगा, यानी ईरान फिर से दुनिया में तेल बेच सकेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा बहस किस बात पर हो रही है? पैसे पर हो रही है। ईरान की सरकारी मीडिया दावा कर रही है कि लगभग $24 अरब की जो रकम फ्रीज हुई है, उसमें से आधी रकम बातचीत शुरू होने से पहले ही रिलीज हो जाए।
लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति जेडी वेंस इस आंकड़े से सीधा खारिज करते हुए कहते हैं कि यह आंकड़ा किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में बात नहीं की गई है। उनका यहाँ पर यह भी कहना है कि डील पूरी तरीके से पे ऑफ परफॉर्मेंस वाली है, यानी जब तक ईरान अपनी शर्त पूरी नहीं करता है उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, क्या यह सच में ईरान की जीत है या सिर्फ ईरानी प्रोपोगेंडा है? और फिर अब हम लोग आते हैं सबसे चौंकाने वाले पॉइंट पर। 300 अरब डॉलर का एक रिकंस्ट्रक्शन फंड। अमेरिका कह रहा है कि वह क्षेत्रीय साझेदारी यानी गल्फ देशों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकासों के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर का इंतजाम करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि पैसा अमेरिकी टैक्स पेयर का नहीं होगा। यह गल्फ देश और निजी निवेशकों से आना है और ये तभी मिलेगा जब ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग अस्थायी रूप से छोड़ देगा, अपना समृद्धि यूरेनियम सौंपेगा और इंस्पेक्शन के लिए राजी होगा। तो क्या यह वाकई ईरान को मिलने वाला तोहफा है? यह एक शर्त जो अभी पूरी होनी बाकी है। तो दोस्तों, अब सबसे संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं, यानी अब हम लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आते हैं। क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से बंद हो गया है? सच तो यहाँ पर यह है कि इस मौजूदा फ्रेमवर्क में ईरान के समुद्री यूरेनियम भंडार का भविष्य अभी तय नहीं हो पाया है। ईरान बस इतना दोहराता है कि वह परमाणु बम नहीं बनाएगा, जो पहले भी कहता आया है। असली फैसला तो अगले 60 दिनों के बातचीत में होने वाला है। तो क्या अमेरिका का सबसे बड़ा लक्ष्य यानी ईरान के न्यूक्लियर खतरे को पूरी तरीके से ख़त्म करना अभी हासिल हो पाया है? तो इसका जवाब है अभी नहीं। अभी जवाब चल रही है, बातचीत चल रही है। इसके अलावा एक शर्त बहुत दिलचस्प है और अब अमेरिका तो ये भी मान रहा है कि वह ईरान के अंतरिम मामले में दखल नहीं देगा और उसकी संप्रभुता का सम्मान करेगा। याद कीजिए, यही ट्रंप हैं जिन्होंने खामनोई के बाद ईरानी जनता से सीधा कहा था कि अब वक्त है सरकार बदलने का। आज वही अमेरिका लिखित रूप से कह रहा है कि वह दखल नहीं देगा। क्या यह बदलाव खुद ही नहीं बताता है कि मूल मकसद पूरा इनका नहीं हो पाया है? लेबनान को भी लेकर एक पंच है यहाँ पर। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका सब कह रहे हैं कि लेबनान में भी लड़ाई रुकनी चाहिए, लेकिन दोस्तों इजराइल ने भी यहाँ पर साफ कह दिया है कि वो इस डील से बंधा नहीं हुआ है और हिजबुल्लाह के साथ अपनी लड़ाई जो है वह जारी रखेगा। साथ ही लेबनान जमीन से पीछे नहीं हटेगा। तो क्या यह डील सच में पूरी क्षेत्र में शांति लाएगा या सिर्फ कुछ मोर्चे पर बस शांति लाएगा? अब जरा आप यहाँ पर अमेरिका के नज़रिए से सोचिए, उसने क्या हासिल किया है? खामनई जैसे सबसे बड़े दुश्मन को ख़त्म कर दिया है। यह बात बिल्कुल सही है। ईरान की मिसाइल और परमाणु क्षमता को सैन्य हमलों से नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह और दूसरे ईरानी समर्थक गुटों को भी कमज़ोर कर दिया है। लेकिन क्या उसने रिज्यूम चेंज कर पाया है? इसका जवाब नहीं है। क्या उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है? तो इसका जवाब भी यही है कि अभी नहीं। क्या उसने तेल पर कब्जा कर लिया है? तो इसका भी जवाब यही है कि अभी नहीं, बल्कि वह खुद 300 अरब डॉलर का इंतजाम करने को राजी हो गया है। तो दोस्तों, ये जो आसमानता है, बड़े बड़े दावे हैं और असली नतीजे के बीच यही वो जंग है जहां से यह सवाल पैदा होता है, क्या यह जीत है या मजबूरी है? तो दोस्तों, अगर हम लोग ईरान के नज़रिए से देखें तो तस्वीर हमको अलग दिखती है। उसने अपने सबसे बड़े नेता को खोया है, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, उसके कई शहर तबाह हो गए हैं और उसकी अर्थव्यवस्था को करीब 29 अरब डॉलर का सीधा नुकसान झेलना पड़ा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कहा जा रहा है कि यह 1942 के बाद ईरान की सबसे बड़ी महंगाई है, लेकिन फिर भी सरकार बची रही है। सत्ता परिवर्तन में ही ट्रांसफ़र हुआ है और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान को सम्मान के साथ बातचीत के मंच पर बुलाया जा रहा है। सेशन हटाने की उम्मीद बढ़ रही है, तेल बिकने की राहत खुल रही है। तो क्या ईरान कह सकता है कि उसने अस्तित्व की लड़ाई जीत ली है? अब दोस्तों, इसका असर भारत पर क्या पड़ता है ये भी हमें समझना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब तेल की कीमत $100 के पार पहुंच गई थी तो भारत जैसा देश को सबसे ज़्यादा झटका लगा था, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा यहीं से आयात करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, महंगाई पर दबाव आया था और रुपए पर भी भारी असर पड़ा था। अब जब डॉलर के बाद तेल की कीमत नरम पड़ेगी तो उम्मीद यहाँ पर ये किया जा रहा है कि भारत को भी राहत मिलेगी। शायद इसका जवाब हमें भी लगता है कि हाँ, राहत तो मिलेगी, लेकिन दोस्तों कब तक यह शांति टिकेगी यह कोई नहीं जानता है।
तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, अमेरिका जीता है या हारा है। सच तो यहाँ पर यह है कि यह कोई पूरी जीत या पूरी हार की कहानी नहीं है। अमेरिका ने सैन्य ताकत दिखाई, बड़े दुश्मन खत्म कर दिए, लेकिन अपने सबसे बड़े सियासी मकसद यानी रिज्यूम चेंज और न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा खात्मा हासिल नहीं कर पाया है। और अब वही अमेरिका 300 अरब डॉलर जुटाने में लगा है ताकि उस देश को फिर से खड़ा किया जा सके जिसे उसने तबाह करने की कोशिश की थी। क्या इसे हम जीत कहेंगे या एक महंगा सबक कहेंगे? ईरान उसने बहुत कुछ खोया है लेकिन सबसे जरूरी चीज बचा ली है, अपना सिस्टम, अपना सत्ता। तो क्या यह असली जीत है? टिके रहे तो क्या यह असली जीत टिकी रहेगी? यह बहस अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि असली फैसला तो अभी 60 दिनों की बातचीत के बाद होगा, जब न्यूक्लियर मामले पर आखिरी फैसला आएगा। तब यह सवाल अभी तक तो यह सवाल हवा में लटकता रहेगा। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।